चलो यार 15 मिनट से ज़्यादा होगा नहीं। हाँ तो ठीक है, देखा हम लोग ने प्राइवेट प्लेसमेंट। वापस एक बार देख लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं। क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट? इंस्टेड ऑफ इशूइंग शेयर टू जनरल पब्लिक, व्हेन कंपनी इशू शेयर टू डायरेक्टर्स, फ्रेंड, रिलेटिव्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑल। ओके, सो दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट. Why company goes for private placement? In order to relieve themselves from the public issue. पब्लिक इशू से बचाने के लिए वो लोग प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। फिर उसमें कंडीशन है कि पिछले 3 साल में कंपनी ने 2 साल डिविडेंड दिया रहना चाहिए तो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती, नहीं तो नहीं। कंपनी का नेटवर्थ 1 करोड़ होना चाहिए, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व मिला के, और पिछले 6 महीने में कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है वो उसके पार वैल्यू से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एडवांटेज में फॉर्मेलिटीज कम है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है नहीं। पब्लिक इशू में बहुत फॉर्मेलिटीज है नहीं है, तो बड़ा आसान तरीका है ये। और पब्लिक इशू में कम से कम 6 महीने से ऊपर लगते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है। लेकिन इसमें 2 से 3 महीने में पूरे पैसे जो है वो कंपनी एक साथ क्या कर रही है, जमा करती है। और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो शेयर पहले नहीं बिके होंगे किसी वजह से, किसी कारण से, वो कंपनी थोड़ा शेयर को डिस्काउंट वो सब में करके वो बेच सकती है। कंपनी को शेयर इशू का करने का खर्चा भी क्या है यहाँ पर कम है, तो इसलिए कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाती है, ठीक है। तो अभी हमारा सेकंड लेसन ये ओवर हो गया है। अभी थर्ड लेसन पे आ जाओ, उसी के बाद वाला लेसन जो है उस पे आ जाओ, और उसमें आंसर है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। हमारा क्वेश्चन है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अभी देखो इसका थोड़ा हम लोग देख लेते हैं पहले क्या होता है। देखो अलॉटमेंट वर्ड का मतलब क्या है, अलॉट करना मतलब क्या, अलॉट करना मतलब क्या। कंपनी जो है वो लोगों से जो पैसा है वो 4 इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। कैसा? एप्लीकेशन पे लेंगे, अलॉटमेंट पे लेंगे, फर्स्ट कॉल पे लेंगे, या फिर फाइनल कॉल पे लेंगे। मतलब कंपनी इस तरह से जो है वो पैसा जमा करती है, ठीक है। तो कंपनी में जब तुम अर्जी दोगे, एप्लीकेशन डालोगे, तभी कंपनी तुमको शेयर देगी ना। तुम दुकान में जाओगे, बोलोगे उसको भाई मेरे को नोटबुक दो, मेरे को आइसक्रीम दो, तभी देगा ना वो। तुमको कुछ नहीं बोलोगे तो कुछ देगा वो तुमको नहीं, रबड़ देगा, समझे कि नहीं। तो बोले का मतलब क्या हो गया, अलॉटमेंट मतलब क्या, जब कंपनी में तुम शेयर के लिए अर्जी डालते हो यानी एप्लीकेशन डालते हो, उस एप्लीकेशन के जवाब में कंपनी तुमको क्या करता है, शेयर्स देता है। कंपनी मतलब कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते शेयर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो व्हाट इज अलॉटमेंट, उसका डेफिनेशन है अलॉटमेंट का, द एप्रोप्रिएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू द एप्लीकेंट इन रिस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन। मतलब शेयर होल्डर ने कंपनी में अर्जी डाली है, उस अर्जी के जवाब में कंपनी ने उसको क्या किया है, शेयर दिया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। देखो तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मे बी डिफाइंड एज द एप्रोप्रिएशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू एन एप्लीकेंट, उसके आगे एक लाइन और आ सकती है, इन रिस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन, इन रिस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन। The appropriation of a certain number of shares to an applicant in response to his application. मतलब शेयर होल्डर ने कंपनी में शेयर के लिए अर्जी डाली है, उस अर्जी के जवाब में कंपनी जो है उसको शेयर देती है। हम इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। समझ में आया? अलॉट यानी जैसे बोलते हैं लोगों को कि चाली टूटेगी तो तुमको बिल्डिंग में मिलेगा, अलॉट होगा अगर, मतलब अलॉट होगा ना वहां पर, समझे कि नहीं। तो अलॉटमेंट ना, अलॉटमेंट मतलब कंपनी कुछ देगी तुमको, अलॉट कर देगी तुम्हारे नाम पे कुछ, अलॉटमेंट। तो जब कंपनी में तुम अर्जी डालोगे शेयर के लिए और उसके बदले में कंपनी तुमको कुछ शेयर देती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट, ठीक है। तो वही मीनिंग बोला है, द एप्रोप्रिएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू एन एप्लीकेंट इन रिस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन। क्लियर, ठीक है। अभी देखो कि कंपनी शेयर किसको अलॉट करती है, कंपनी शेयर किसको अलॉट करेगी, नहीं कौन अलॉट करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसको अलॉट करेगी मैं पूछ रहा हूँ, जिसने भी कंपनी में अप्लाई किया होगा कंपनी उसको शेयर देगी ना। जिसने भी शेयर कंपनी में अप्लाई किया होगा कि भाई मुझे 1000 शेयर चाहिए, मुझे 500 शेयर चाहिए, मुझे 100 शेयर चाहिए, तो कंपनी उसके एप्लीकेशन के जवाब में उसको देगी ना शेयर। तो जिसने अप्लाई किया होगा कंपनी उसी को शेयर देगी, सबको थोड़ी देते बैठेगी शेयर,
ठीक है, तो देखो दिया इसमें द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड टू दोज हु हैव अप्लाइड फॉर एंड आर एलिजिबल फॉर द सेम. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर. ठीक है, और ये डिसीजन कौन लेता है, कितना शेयर किसको देना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखो कंपनी को चला कौन रहा है? क्योंकि शेयर होल्डर लोग तो बहुत दूर दूर है, सब तो आ नहीं सकते कंपनी को देखने के लिए हर रोज. तो लोग क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, उम्मीदवार, दैट इज फॉर डायरेक्टर्स. और डायरेक्टर जो है वो कंपनी को क्या करता है, फिर हैंडल करता है, कैसा उसको प्रॉफिट में लाना है, कैसा आगे बढ़ाना है, कंपनी को फायदे में पहुंचाना है, बड़ा बनाना है और आगे ले जाना है. तो ये सब डायरेक्टर का काम है. ठीक है, तो क्या है अलॉटमेंट? लोग शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई करते हैं, उसके बाद कंपनी उनको कुछ शेयर देती है. कंपनी मतलब कंपनी के ब्याज पे डायरेक्टर देते हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. क्लियर? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 5 मार्क के लिए. कंडीशंस फॉर अ वैलिड अलॉटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दिस थिंग क्वेश्चन. अलॉटमेंट का कंडीशंस क्या है? तो सबसे पहला कंडीशन है वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब क्या? मतलब क्या? अभी कंपनी जब ऑफर करेगी तब जाके तुम शेयर को के लिए अप्लाई करोगे ना, बराबर. अभी तुमको किसी शादी में तुमको बुलाया ही नहीं, समझे कि? तो तुम उधर खाना खा के आओगे क्या? मिल क्या जबरदस्ती जाओगे उधर? नहीं. तो ऐसे यहाँ पर भी है, कंपनी जब तुमको शेयर ऑफर करती है तभी तुम उसके जवाब में क्या करते हो? शेयर के लिए अर्जी डालते हो और खरीदते हो. तो पहला शर्त यही है कि वैलिड ऑफर होना चाहिए और उस ऑफर को तुमने एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ही शेयर तुमको मिलेगा, नहीं तो शेयर नहीं मिलेगा. कंपनी ने ऑफर देना चाहिए और उस ऑफर को तुमने एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी तुमको शेयर मिलेगा, नहीं तो शेयर नहीं मिलेगा. तो देखो दिया है उसमें द वैलिड अलॉटमेंट रिक्वायर्स एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर. द एप्लीकेंट पुट्स ऑफर by applying for share. The board of directors accept the offer by passing a resolution regarding the allotment. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको शेयर क्या करता है? अलॉट करता है. कंपनी ऑफर करती है, वो ऑफर के जवाब में कंपनी में लेटर लिखता है, मेरे को चाहिए शेयर, अप्लाई करता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरता है और कंपनी उसको शेयर देती है. दूसरा पॉइंट है अनकंडीशनल अलॉटमेंट. अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? जो भी कंपनी शेयर अलॉट करेगी ना, लोगों को देगी ना, वो बिना किसी शर्त के हो. ठीक है, मतलब बिना किसी शर्त मतलब क्या? कंपनी के आर्टिकल्स में जो रूल लिखा है, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जो रूल लिखा है, कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म पे जो रूल लिखा है, उसके रूल के हिसाब से तुमको शेयर दिए जाए. उनका अपना एक रूल होता है, उसके हिसाब से तुमको शेयर दिए जाए. इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं. तुम्हारे डायरेक्टर के साथ में अनबन है तो ऐसा नहीं कि तुमने शेयर के लिए अप्लाई किया है और तुमको शेयर ना दे, ऐसा नहीं होता, बराबर कि नहीं? अभी कोई दुकानदार है, उसके साथ में तुम्हारा झगड़ा है, लेकिन फिर भी तुमको शक्कर लॉकडाउन में उसी की दुकान खुली है, तो अगर तुमको खरीदना है तो तुमको क्या नहीं बेचेगा क्या? वो मना कर सकता है क्या? नहीं ना, वो बेचने के लिए बैठा ना, कोई भी है उसको बेचना ही है उसको. ठीक है, तो जो अलॉटमेंट होता है वो कोई और रीजन की वजह से नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो सिर्फ कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए. जो प्रोस्पेक्टस में लिखा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा है, जो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है, उसके हिसाब से कंपनी शेयर को क्या करेगी? अलॉट. देखो दिया इसमें द अलॉटमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. इट हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म. जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में होगा या कंपनी के आर्टिकल्स में होगा या कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होगा, उसके हिसाब से कंपनी क्या करेगी? शेयर अलॉट करेगी. उसके अलावा कोई और कंपनी का गाइडलाइंस नहीं होगा. समझ में आया? ठीक है. तीसरा कंडीशन है एप्लीकेशन मनी. अभी कंपनी जो है, जो एप्लीकेशन मनी लेती है, एप्लीकेशन मतलब क्या? जब तुम कंपनी में अर्जी भरते हो ना, मुझे इतने शेयर चाहिए, बराबर, तो उसको एप्लीकेशन बोलते हैं. तो एप्लीकेशन जो है तुम एप्लीकेशन मनी के साथ में कंपनी में जमा करते हो. तो कंडीशन ये है कि एप्लीकेशन मनी जो है वो शेयर के वैल्यू का कम से कम 5% होना चाहिए. 5% से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 5% होना चाहिए. मतलब क्या? अगर तुम्हारे शेयर का वैल्यू मान लो 100 रुपए, तो 100 रुपए का 5% कितना होता है? 5 रुपया. ठीक है, तो अगर मान लो 1000 शेयर खरीदे, तो तुम 5 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए कंपनी में क्या करोगे? एप्लीकेशन मनी क्या करोगे? भरोगे. समझे कि नहीं? तो बोलने का मतलब ये हो गया कि जो भी एप्लीकेशन, जितने भी शेयर तुम खरीद रहे हो, एप्लीकेशन मनी शेयर के वैल्यू का कम से कम कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लेस देन द 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स.
ये कंडीशन है। अभी जैसे मैंने 1000 शेयर खरीदा, 100 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए के हिसाब से मुझे 5000 रुपए देना था। मैंने क्या किया, 1000 रुपए खाली एप्लीकेशन में जमा किया है, तो क्या मुझे शेयर मिलेगा? क्या कंपनी के रूल के हिसाब से नहीं मिलेगा। कि मैंने 1000 शेयर खरीदा है, ठीक है, और एक शेयर का वैल्यू 100 रुपए है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपया मतलब कितना होता है? 1 लाख। तो 1 लाख का 5% कितना होगा? 5000। मतलब मुझे एप्लीकेशन में कंपनी से कितना जमा करना चाहिए? 5000। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने खाली 1000 जमा किया, तो क्या कंपनी मुझे शेयर देगी? नहीं देगी। तो वही कंडीशन हुआ कि एप्लीकेशन में कम से कम शेयर के वैल्यू का कम से कम कितना होना चाहिए? 5%। दिया है देखो उसमें, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। क्लियर हो गया? बराबर। चौथा कंडीशन तुम्हारा ये है, डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन मनी। देखो जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन मनी होता है वो तुम क्या करोगे, एक एप्लीकेशन मनी अकाउंट नाम का एक बैंक कंपनी जो है खाता खोले बैंक में, और फिर उसमें वो पैसा उस खाते में क्या होगा, जाके जमा होगा। कंपनी के कायदे के हिसाब से जितना भी एप्लीकेशन मनी है, कंपनी एक खाता ओपन करेगी एप्लीकेशन मनी अकाउंट, और उसमें ही वो पैसा होना चाहिए जमा। ठीक है, ये एक कंडीशन है, होना ही चाहिए। क्यों है वो सब नहीं पूछना। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी अकाउंट ओपन किया और उसी में क्या होना पड़ेगा, उसको जमा करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो तुम्हारे बुक्स में दिया है, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर इज डिपॉजिटेड इन शेड्यूल्ड बैंक इन द नेम ऑफ एप्लीकेशन मनी। द मनी कैन नॉट बी विड्रॉन अनलेस द कंपनी गेट्स द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। और ये कंपनी जो है इस पैसे को निकाल नहीं सकती जब तक कंपनी को बिजनेस ट्रेडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। उनको हमें कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 2 सर्टिफिकेट चाहिए हमें, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी हम उसको बोलते हैं। तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही बिजनेस तुम स्टार्ट कर सकते हो, तुम मतलब कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पैसा तुम तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक तुमको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट कंपनी को नहीं मिला है, समझे? वो मिलने के बाद ही तुम निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? ये तुम्हारा चौथा कंडीशन है। पांचवा तुम्हारा कंडीशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है पता है किसी को? देखो आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारा कंपनी ना फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा कंपनी फ्रॉड करता है, लोगों से पैसा लेता है और पैसा लेके गायब हो जाता है। जैसे तुम देखो बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बैंक्स कितने गायब हो गए, ऐसे कितने बंद हो गए, पद पेटी वगैरह देखो कितने बंद हो गए, बराबर कि नहीं? सब भाड़े पे तो रहते हैं, ठीक है ना? तो जमा करते हैं अच्छा पैसा और एक ही दिन तुमको चूना लगा देते हैं बराबर से, ठीक है? और पब्लिक जो है 12% इंटरेस्ट, 14% इंटरेस्ट, 16% इंटरेस्ट, ऐसा तुमको लालच देते हैं, बराबर कि नहीं? और तुम पैसे जाके जमा कर देते हो। तुमने देखा नहीं पीयरलेस वगैरह क्या क्या होता था पहले, स्कीम वगैरह होता था बहुत सारा, कितना कंपनी बंद हो गया पैसा, कितना लोगों ने फ्रॉड कर लिया। तो फ्रॉड ना हो इसीलिए कंपनी ने गाइडलाइंस किया है कि अगर कंपनी जो है, पहले था मतलब जूना रूल ये था कि कंपनी जो है एक मिनिमम अमाउंट जो है 120 डेज के अंदर जमा करना चाहिए। ठीक है, 120 डेज के अंदर उन्होंने मिनिमम अमाउंट क्या करना चाहिए, जमा करना चाहिए। ठीक है, मतलब कंपनी को ये मालूम हो कि वो बिजनेस कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, उसका उसका फंड जमा होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है 120 दिन के अंदर पैसा उतना जमा कम से कम, तो जितना पैसा लोगों से लिया उतना पैसा लोगों को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। लेकिन अब ये 2000 साल में एक गाइडलाइंस है, ठीक है? उस गाइडलाइंस के हिसाब से क्या हो रहा है, उनके ऊपर एक कंडीशन और रखा गया है कि 120 दिन का भी उनको टाइम नहीं दिया। अब सिर्फ उनको कितने महीने का टाइम दिया है, 2 महीने का टाइम दिया है, यानी 60 दिन का, 60 डेज का। कि 60 डेज के अंदर तुमने पैसा जमा करना चाहिए। अगर नहीं जमा किया 60 डेज के अंदर, तुमका कम से कम पैसा तुम्हारा जमा नहीं हो रहा है जिससे तुम बिजनेस कर सको, स्टार्ट कर सको, अच्छे से चला सको, तो पूरा पैसा लोगों को क्या करना पड़ेगा, वापस करना। तो ये तुम्हारी पांचवी कंडीशन। क्लियर? देखो दिया उसमें, मैं रीड करता हूँ। अनलेस द कंपनी रिसीव्स अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन as stated in prospectus, no allotment is made. The amount should be collected within 120 days of the issue of prospectus. Otherwise, application money need to be refunded. As per SEBI guidelines 2000, the minimum subscription must be received within 60 days from the date of the issue. कंपनी इशू करने के ठीक 60 दिन के अंदर, आज नए रूल के हिसाब से साल 2005 में पैसा क्या हो जाना चाहिए, जमा होना चाहिए। नहीं हो रहा है, पूरा पैसा लोगों को वापस कर दो। अगर तुम बिजनेस नहीं कर सकते हो तो लोगों से तुमको पैसा लेने का भी कोई अधिकार नहीं।
कर सकते हो तो उनसे लो और बिजनेस करो, नहीं कर सकते हो तो एक टाइम लिमिट दिया है, उतने दिन में उतना पैसा जमा नहीं हुआ तो लोगों को पैसा क्या करो, वापस करो। क्लियर हो गया, समझ में आया? चलो देखो जरा ये 5 पॉइंट एक बार रीड करो, फिर आगे का 5 पॉइंट हम देखते हैं। नहीं तो ना क्या करने का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्या बोला है उसमें, नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या है? हाँ, टाइम फॉर अलॉटमेंट। अभी देखो ऐसा नहीं कि शेयर एकदम तुमने एकदम घाई में अलॉट कर देना चाहिए। कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया है तो इशू करने के एकदम से शेयर अलॉट नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 दिन कंपनी को रुकना पड़ेगा, कम से कम 5 दिन वेट करना पड़ेगा, समझा? कम से कम 5 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी लोगों को शेयर दे सकती है। शायद कंपनी ने शेयर इशू किया मार्केट में तो एकदम जल्दबाजी में शेयर अलॉट नहीं करेगी, 5 दिन का कम से कम गैप होना चाहिए। क्लियर? और जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, लोगों को खरीदने का जो ऑफर है वो कम से कम 3 दिन ओपन होना चाहिए। ठीक है? देखो बोलने का मतलब ये है कि कंपनी ने शेयर इशू किया है तो एकदम से कंपनी शेयर नहीं दे सकती है, कंपनी को कम से कम 5 दिन रुकना ही पड़ेगा शेयर लेने के लिए, कम से कम। और जो ऑफर है तो सुनो ना बराबर से, और जो ऑफर है वो कम से कम कितने दिन के लिए चालू रहेगा? 3 दिन। मतलब 3 दिन लोगों को देना चाहिए कि लोग आए, मन बनाए, खरीदे, और 5 दिन जो है के बाद ही शेयर अलॉट हो सकता है। और जो ऑफर है वो कम से कम कितने दिन के लिए होना चाहिए? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? देखो तुम्हारे बुक्स में दिया है, नो अलॉटमेंट कैन बी मेड अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। कंपनी ने प्रॉस्पेक्ट इशू किया है तो उसको कम से कम 5 दिन रुकना पड़ेगा लोगों को शेयर को अलॉट करने के लिए। और जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, लोगों को खरीदने का जो ऑफर है, वो ऑफर कम से कम कितने दिन ओपन होना चाहिए? कम से कम 3 दिन। तो ही कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है, नहीं तो शेयर अलॉट नहीं कर सकती। अगर कंपनी इसके खिलाफ जाके कर रही है, मान लो कंपनी ने 2 दिन में शेयर दे दी तो गए कारण नहीं, कैंसिल हो जाएगा ये। और ऑफर बिल्कुल रखा नहीं ओपन भी एक भी दिन के लिए, तो लोग खरीद सकते हैं क्या? किसी को बताया नहीं चालू है ऑफर करके, और अंदर ही अंदर कंपनी ने शेयर बेच दिए तो ये चलेगा क्या? नहीं, इलीगल होता है। समझ में? इसीलिए कंडीशन रखा है कि कंपनी ने कम से कम प्रॉस्पेक्टस इशू के कम से कम 5 दिन के बाद ही शेयर अलॉट कर सकती है। और उसमें भी कंपनी ने कम से कम 3 दिन जो है वो ऑफर चालू रखना चाहिए लोगों के लिए, कि लोग 3 दिन बोलेगा तो बहुत होता है, लोगों को सोचना है, समझना है कि खरीदना है नहीं खरीदना है क्या है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है सेबीज रिप्रेजेंटेटिव। सेबी मतलब क्या होता है? व्हाट इज सेबी? सेबी हम किसको बोलते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, जो शेयर मार्केट है ना उसके ऊपर कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं हम सेबी। ठीक है? तुम लोग ने अभी देखा एक वेब सीरीज आया है हर्षद पटेल का, हर्षद मेहता सॉरी, हाँ हर्षद मेहता, देखा तुमने? देखो उसका, वो 1993 के यही शेयर के घोटाले के ऊपर ही बना हुआ है। उसमें उसने क्या किया था, जो गवर्नमेंट का जो पैसा है, सरकारी पैसा, स्टेट बैंक का, वो पैसा उसने शेयर मार्केट में लगाया। और उस टाइम पे जितने भी मंत्री नेता वेता लोग सब थे, उसने सबको कमीशन देके, कमीशन मतलब दिया, ऐसा वो मतलब उसमें बताया है, मूवी में बताया, और उसने भी मतलब बोला है अपने उसको बयान। ओके? और उसके ऊपर बना है, तुमको ज्यादा डिटेल उसी में ठीक है मिलेगा, मैं बोलूंगा तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, तो तुम देखो तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो घोटाले वगैरह बहुत हुए थे, तो इसके लिए सेबी ने बहुत सारे गाइडलाइन बनाए, अंदर ही अंदर गुपचुप में लोग शेयर बेचते थे। और हर्षद मेहता एक बहुत ही मतलब अच्छा ब्रोकर था, लोगों को इतना भरोसा था कि वो प्रॉफिट कमा के देगा ये वो सब। लेकिन क्या हो गया, और इसी की वजह से उसने सेबी का स्टेट बैंक का पैसा सब लगाया था उसके अंदर, करीब 5000 करोड़ का घोटाला हुआ था वो टाइम पे। आज का अगर उसका हिसाब लगाए तो आज 25,000-30,000 करोड़ रुपए का घोटाला है आज के टाइम। ठीक है? तो ये सब हुआ, तो इसके लिए बाद में थोड़ा कंपनी ने बहुत कड़क गाइडलाइंस बनाए कि कंपनी फ्रॉड ना करे लोगों से, इसीलिए वो 120 दिन से घटा के 60 दिन किया हुआ है। फिर ये बोला है कि 5 दिन कम से कम रखेंगे, 3 दिन ऑफर चालू रहेगा, एक अलग से अकाउंट बनेगा, उसमें पैसा जमा होगा, समझे कि नहीं? एप्लीकेशन मनी कम से कम शेयर का 5% होना चाहिए। तो ये सब गाइडलाइंस उसके बाद बना हुआ है, ऐसा समझ। तो
तो सेबी क्या करता है, जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होता है ना, ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या, मान लो कंपनी ने शेयर 1 लाख इशू किया मार्केट में, लेकिन जो अर्जी आई है वो 10 लाख शेयर की आई, कंपनी के पास में शेयर 1 ही लाख है और अर्जी 10 लाख शेयर की आई है, तो क्या वो हो सकता है शेयर उसको दे सकते हैं? हाँ नहीं। तो क्या करना पड़ेगा कंपनी को, कायदे के हिसाब से एक नॉमिनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सेबी में से एक आदमी आएगा, ठीक है, और वो डिसाइड करेगा किस तरह से कंपनी, मतलब कंपनी को गाइड करेगा कि किस तरह से शेयर्स को क्या करना है, अलॉट करना है। और ये जो लोग होते हैं ना, जो सेबी के पास से रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी होगा और जिसको आइडिया होगा बहुत अच्छा शेयर मार्केट में, ठीक है ना। तो जब भी इशू ओवर सब्सक्राइब होता है, ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या, जितना शेयर कंपनी ने इशू किया है उससे ज्यादा के लिए अर्जी आ गई, जैसे 1 लाख शेयर इशू किया है लेकिन अर्जी कितने के लिए है, 10 लाख के लिए, तो सबको शेयर दे सकते हैं क्या? नहीं। तो सेबी के पास से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा और वो डिसाइड करेगा, बताएगा, तो गाइड करेगा कि किस तरह से शेयर्स लोगों को अलॉट करने हैं, ठीक है। देखो दिया है इसमें, if the issue is oversubscribed, then the shares are to be allotted in proportionate basis. The public representative nominated by SEBI, who is associated with the process of finalization on the basis of stock exchange. तो सेबी के पास से एक नॉमिनेटेड पर्सन आएगा सरकारी, और वो आके बताएगा कंपनी को कि किस तरह से शेयर्स को क्या करने हैं, बांटने हैं। कंपनी अपने आप से नहीं करेगा, वो आके मतलब गवर्नमेंट का दखल रहना चाहिए उसको, इसके लिए उसको जबरदस्ती बना के रखा है शायद, समझे कि कंपनी अपने हिसाब से काम ना करे, उसके ऊपर रखा है किसी, सेबी को रखा, समझा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अलॉटमेंट एज पर डॉक्यूमेंट्स। अभी देखो ये पॉइंट मैंने तुमको शुरू में बताया है कि कंपनी अलॉटमेंट शेयर कैसे कर सकती है, जो भी उनके पास में डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से ना, एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिखा है, नियम कायदा कानून, फिर आर्टिकल्स में जो लिखा है उसके हिसाब से, प्रॉस्पेक्टस में जो लिखा है उसके हिसाब से, और कोई तरीका नहीं। कंपनी का रूल रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी शेयर अलॉट करेगी, जो भी रूल रेगुलेशन एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है, तुम्हारे आर्टिकल्स में लिखा है, तुम्हारे कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में लिखा है, और कोई तरीका नहीं। तुम्हारा कोई भाई भतीजा है तो उसको तुम शेयर खरीद लो, ऐसा नहीं होता, समझे कि तुमने शेयर के अर्जी डाला है, अगर तुम्हारा अर्जी सही है तो कंपनी को शेयर दे सकती है, ठीक है। The board of directors has to make the allotment in accordance with the prospectus, application form, memorandum and article of association. The board has to pass a suitable resolution in this respect. जो भी नियम कायदा कानून आर्टिकल में लिखा है, मेमोरेंडम में लिखा है, प्रॉस्पेक्टस में लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है, उसके हिसाब से कंपनी क्या करेगी, शेयर्स देगी। बस इतना ही बोला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब